हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए हैं। तो एसएससी क्या करता है, वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की, जिससे कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद जो 17 है उसका संबंध किससे है। सीधा सीधा यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अब यहाँ पर ही नहीं रुकना है, यहाँ पर ही नहीं रुकना है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम इनके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले चर्चा की जाती है। तो इनकी जो मौलिक अधिकार है ना, इनकी चर्चा किस में है, तो संविधान का जो भाग संख्या 3 है उसमें इनकी चर्चा की गई है। कई बार इनके अनुच्छेद पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम एक एक सेपरेट अनुच्छेद देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। मतलब विधि जो यानी कि जो कानून होता है उसके समक्ष, कानून के समक्ष सभी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे दिख रहा है आपको कानून के समक्ष समानता आपके अनुच्छेद नंबर 14 में किया गया है इसकी चर्चा। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 में किसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 15 में की गई है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में इसकी चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 16 जो आता है उसमें चर्चा की गई है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसमें सभी व्यक्तियों को अवसर जो है ना, उसको अवसर की समानता दी जाएगी। उसके बाद आपका जो अनुच्छेद 17 है ये आपसे पूछा ही गया था, और इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम छोटी जाति के हो, ये बड़ी जाति का है, इस प्रकार से छुआछूत जो होती है उसमें इसका अंत किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अनुच्छेद 18 है इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में चर्चा की गई है। और एक यहाँ पे आप लोग इसको याद रखेंगे, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21A में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21A में इसकी चर्चा है। और 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन यानी कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे जोड़ा गया था, और सन 2002 में इसे जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद नंबर 21A में इसे जोड़ा गया था। तो इतनी डिटेल्स काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए 2011 की जनगणना, आपका अभी एग्ज़ाम है ना, आपका जो एग्ज़ाम है क्या चल रहा है, अभी सितंबर चलने वाला है, आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। ठीक है, तो आपको जो 2011 की जनगणना है आपको पढ़ के जाना है इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हुआ हो मई में या फिर कभी भी आपका एग्ज़ाम हुआ हो। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 2011 से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे, 2011 की जनगणना से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केरल इसका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। उसी प्रकार से सबसे जो अधिक शिक्षा है यानी कि साक्षरता वाला राज्य वो भी क्या है, केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के एफ.आर.बी.एम अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कब आया था, ये मई जो 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो जो इसमें एफ का मतलब है वो क्या है, फिस्कल से इसका मतलब है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर
किसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है? देखिए, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है क्या? गैल्वेनीकरण। कौन सा नाम है इसका? गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनी जो करण है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, जो लोहा होता है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो आप लोग या इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएंगे आप लोग। यह क्वेश्चन आपका इतिहास से पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कहा गया था, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के, यानी कि एक सिक्के का नाम क्या है? चांदी का टका, और दूसरे सिक्के का नाम है तांबे का जीतल, तो ये किसने चलाए थे? देखिए, अगर हम बात करते हैं चांदी का जो टका है, चांदी का टका, तो ये किसने चलाया था? और तांबे का जीतल, यानी कि जो टका होता था वो चांदी का होता था और जो जीतल होता था वो तांबे का होता था। और ये किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश जो शासक था उसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये जो है ना, गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, गुलाम वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इब्राहिम लोदी है वो कब हारा था, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो जो बाबर आया था जब 1526 में, बाबर ने पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा था भारत में, पानीपत का जो पहला युद्ध है बाबर के द्वारा लड़ाया गया था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना जब की थी, क्योंकि बाबर इसमें जीत गया था पानीपत के पहले युद्ध में, और इब्राहिम लोदी हार गया था, इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बाबर जो है ना, पानीपत का पहला युद्ध का विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स जो है ना, वहाँ से पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि वॉकर कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखिए, अगर बात की जाती है वॉकर के बारे में, तब आप लोग कहेंगे जो वॉकर है इसका संबंध है गोल्फ से। तो आप लोग इसको स्टार लगा करके नोट जरूर कर लीजिएगा, एक अलग से कॉपी बना लीजिए स्पोर्ट्स से मतलब उसमें आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिख दीजिए करिए जिसे आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगाएंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, स्वस्थ रखने में सहायक होता है? देखिए, अब यहाँ पे विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन डी, 4 विटामिन आए हैं, और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले अगर क्वेश्चन की बात करी जाती है कि यहाँ पर जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तब आप कहेंगे जो विटामिन ए है वो ये काम करता है। क्योंकि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। कौन सा हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी कि रात में आपको अंधापन, वो जो रोग होता है उसमें क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। ठीक है, अब विटामिन ए से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटेनॉल। क्या होता है? रेटेनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटेनॉल। ठीक है, उसके बाद आपसे बात की जाती है यहाँ पे विटामिन सी के बारे में। तो जो विटामिन सी है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है? तो आप कहेंगे जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग लगा दीजिएगा इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी जो है ना वो खट्टे फलों में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी, अब विटामिन बी में बहुत सारे विटामिनों का एक समूह है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसमें एक बेसिक नाम रहता है आपका, जो विटामिन बी है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है थाइमीन। ठीक है, थाइमीन। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन जो बी1 होता है उसकी कमी से हो जाता है बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग। ठीक है, तो बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। लास्ट में आपका बचता है विटामिन डी, और विटामिन डी जो है ना
सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका भूगोल से है और ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि जोवियन ग्रह होते क्या हैं। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे अपना सूर्य है, जैसे मान के चलो कि ये अपना क्या है, सूर्य है। ठीक है, जो अपना सूर्य है, अपने पृथ्वी जैसे अपने जितने भी ग्रह हैं, सूर्य के अलावा, सूर्य क्या है, एक तारा है और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। उसी प्रकार से सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी क्या है, एक ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे हम सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बुध। कौन सा आता है, बुध आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बुध लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे बुध आता है। उसके बाद अपना आता है शुक्र, फिर आता है अपना पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद अपना आता है मंगल, फिर आता है अपना बृहस्पति और शनि, फिर शनि के बाद आता है अपना अरुण और लास्ट में अपना वरुण आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ग्रह हो गए हमारे सौर मंडल के। ठीक है, अब यहाँ पे जोवियन ग्रह क्या होते हैं और आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं आपके कितने, आंतरिक ग्रह होते हैं अपने यहाँ पे 4। ठीक है, यानी कि जो अपना बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, तो ये जो 4 आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आएंगे और जोवियन ग्रह हो जाते हैं यहाँ से स्टार्ट, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 कौन से ग्रह हैं, ये 4 बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, कौन से ग्रह हैं, बाह्य ग्रह, जिन्हें ही जोवियन ग्रहों के नाम से जाना जाता है। और ये 4 क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्योंकि ये क्या है, साइज में छोटे हैं, इन्हें आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। और ये साइज में बड़े होते हैं, इस वजह से इन्हें बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जोवियन ग्रह इन्हें कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोवियन ग्रह का कौन सा रूप नहीं है, तो यहाँ पे बुध जो है ना वो आंतरिक ग्रह है, इसी वजह से जोवियन ग्रह के समूह में नहीं आएगा। जबकि बृहस्पति, शनि हो गया और नेपच्यून जो हो गया, जो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स का पूछा गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। यानी कि नवंबर 2022 तक के अनुसार बात की जा रही है कि जो 2022 के अनुसार कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। ठीक है, आंसर लगा लीजिए सीधा सीधा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे की किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन इमीटर बनाने की योजना है। तो कब तक भारतीय जो रेलवे है, इंडियन रेलवे जो है ना, कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की क्या है, इसकी एक योजना है। तो 2030 तक क्या करने वाली है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक एक बनने वाली है ये भारतीय रेलवे, इसका ये टारगेट है। और टारगेट जो है ना वो आप लोग जरूर याद रखेंगे, टारगेट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। तो जो लिज ट्रस थे, कौन थे, लिज ट्रस, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था और उनके स्थान पर कौन आए थे, फिर अपने जो ऋषि सुनक बाबा जी हैं वो आए थे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन में, वर्तमान में ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी आपका करंट अफेयर से पूछा है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के कितने नगर निगम को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिससे तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
तो कितने जो है ना नगर निगम आपस में जोड़े जाने की एक क्या है योजना बनाई जा रही है, एक संशोधन हो रहा है। तो 3 नगर निगम को आपस में एकत्रित करने की योजना संशोधन किया जा रहा है। देखिए इसी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन 2011 की जनगणना से आया था, और 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार नई दिल्ली जिले में कितनी साक्षरता दर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देख रहे हैं आप लोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो नई दिल्ली है उसमें साक्षरता परसेंट कितनी है, तो 88.1%। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तब आप कह देते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरला है, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। तो पहली बार एक महिला के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और कौन सा अधिवेशन था, तो वो था 1917 का अधिवेशन। अब आपका काम क्या है, तो काम आपका ये है कि जो 1917 का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किस महिला ने की थी, आपको ये कमेंट करके बताना है। अगर आपको याद होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल रहा है कि आपको पता है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1917 में महिला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि पहली बार की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। तो अगर बात की जाती है भरतनाट्यम के बारे में, तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो तमिलनाडु राज्य है जो वहाँ पर भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अब जो भरतनाट्यम है इसका ही एक नाम क्या है, सादिर। इसे सादिर नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और एसएससी ने इसे पूछा भी है कि सादिर नाम से जाना जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सादिर नाम से आप कहें जो भरतनाट्यम है वो जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अपना शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन अब बेसिकली कम आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है इन्होंने। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो 8 इनकी संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जैसे ही आपने देखा जो भरतनाट्यम है वो अपना तमिलनाडु में होता है। केरल में आपके 2 होते हैं, एक तो केरल में होता है मोहिनी अट्टम। कौन सा होता है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, दूसरा आपका होता है कथकली, कथकली। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, 5 अभी और बचे हैं, तो उनको भी देखते हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है, आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। कुचिपुड़ी जो डांस है आंध्र प्रदेश में होता है। उड़ीसा राज्य में उड़ीसी डांस होता है, उड़ीसा राज्य में उड़ीसी, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो मणिपुर राज्य है वहाँ पर मणिपुरी डांस। ठीक है, आपको याद रखना है असम वाला, असम जो राज्य है असम में होता है सत्रिया। कौन सा होता है, सत्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कथकली जो है ना, और एक उत्तर प्रदेश राज्य में होता है कथक, कथक। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, कथकली और कथक। कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, मतलब कथक अलग है, कथकली अलग है। कथकली केरल में है और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखो अब एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबनी लेखरा को। किसे, अबनी लेखरा को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, जो कि इसका क्या होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2021 के बारे में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2021 का ये पूछा था कि पैरा शूटिंग जो है ना उसमें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था, तो अवनी लेखरा को प्रदान किया गया था। देखिए एक और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण
मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो जो ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल होता है उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं? आर्द्रताग्राही गुण। ठीक है, आर्द्रताग्राही गुण पाए जाते हैं। इसी कारण से इसका उपयोग किस में होता है? जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है और जो साबुन होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे बोल रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो विंग्स ऑफ फायर। किसके नाम से? विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो रेस ऑफ माई लाइफ है, ये वाला पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। मतलब ये वाली शिफ्ट थी, इसके पहले वाली शिफ्ट में ये पूछा गया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है ना वो किसकी आत्मकथा है? तो आपने कहा था कि मिल्खा सिंह की। तो इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है। और विंग्स ऑफ फायर जो है ना, अपने पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में इसमें चर्चा है, उनकी आत्मकथा है ये। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मेघालय राज्य है। इसके फसल मतलब इसके उत्सव अगर आपको याद हैं तब आप लोग इसमें देखते ही आंसर इसका लगा दोगे। जैसे आपने देखा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो लगभग सभी लोगों को याद होता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना वो नागालैंड राज्य जो है ना वहाँ पे मनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब चाप चारकूट फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? तो चाप चारकूट जो फेस्टिवल है ये जो है ना मिज़ोरम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा राज्य है? मिज़ोरम राज्य। चाप चारकूट उत्सव मिज़ोरम राज्य में मनाते हैं। अब यहाँ पे नोंगक्रेम जो फेस्टिवल है वो आपका मनाया जाता है मेघालय में, और यही इसका राइट आंसर है। सनबर्न नहीं मनाया जाता है, सनबर्न नहीं मनाया जाता। जो नोंगक्रेम फेस्टिवल है वो आपका मेघालय राज्य में मनाते हैं। तो आप लोग कहेंगे जो मेघालय है ना यहाँ पे नोंगक्रेम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये किस प्रकार का उत्सव है? तो इसमें फसल कटाई का उत्सव है ये। ठीक है, अगला देखिए। तो अगला पूछ रहा है आपसे कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म विभूषण मिला था? तो यहाँ पे 1998 की बात हो रही है। देखिए, अगर बात करें हम कि कुचिपुड़ी जो डांस है उसमें कौन से गुरु थे जिन्हें 1998 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को, किसे? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को इससे सम्मानित किया गया था। राइट आंसर लगा लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें आपसे बोला गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बात की जाती है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जब प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट हुआ था तो उसे सामान्यतः ओल्ड स्टोन एज यानी कि पुरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लगा लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संगीतकार और कंपोज़र पंडित शिव कुमार शर्मा किसके एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक हैं? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो संबंध है वो किस से है? कौन से वाद्य यंत्र से है? संतूर वादन से, गिटार वादन, हारमोनियम और वायलिन। तो संतूर वादन से इनका संबंध है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लगभग सभी लोग इसको आंसर करके आए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसके अध्यक्ष जो रहे थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष रहे थे। आप लोग उसको ध्यान रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी शिफ्ट में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पट्टदकल
क्या पूछ रहे हैं, पट्टादकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पट्टादकल की बात की जाए तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनके द्वारा जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला मंदिर जो है ना, पट्टादकल में जैन मंदिर, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके पहले वाला एक जो प्रैक्टिस सेट लाया था उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर से ही आएंगे, तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार एनालिसिस करिए अच्छे से, अपनी तैयारी बेहतर करिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।